कल्पना कीजिए एक ऐसी दीवार की जो पूरे महाद्वीप को पार करती हो। सेनेगल के अटलांटिक तट से लेकर जिबूती के लाल सागर तक 8000 किलोमीटर लंबी पेड़ों की कतार। आधुनिक पर्यावरण की कहानियों में यह सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली तस्वीरों में से एक है। बस एक दिक्कत है, ऐसी कोई दीवार है ही नहीं और असली कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। साल 2007 में अफ्रीकी संघ ने एक पहल शुरू की जिसका नाम था ग्रेट ग्रीन वॉल। विचार सीधा और साहसी था। सहारा रेगिस्तान को फैलने से रोकने के लिए अफ्रीका की चौड़ाई भर पेड़ों की एक पट्टी लगाना। कागज पर शुरुआती सपना था लगभग 8000 किलोमीटर लंबी और करीब 15 किलोमीटर चौड़ी एक हरी पट्टी। यह साहेल के साथ साथ चलती वह अर्ध शुष्क पट्टी जो सहारा रेगिस्तान को दक्षिण के हरे भरे सवाना से अलग करती है। इसके लक्ष्य बेहद बड़े थे। साल 2030 तक इस परियोजना का लक्ष्य था 10 करोड़ हेक्टेयर बंजर जमीन को फिर से हरा भरा करना, जो लगभग मिस्र के बराबर क्षेत्रफल है। इसका इरादा था वायुमंडल से 25 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेना और इसने वादा किया इस पूरे इलाके में 1 करोड़ हरित रोजगार पैदा करने का। यह क्यों जरूरी है, यह समझने के लिए पहले साहेल को समझना होगा। दशकों से यह इलाका सूखे, जमीन के क्षरण और बदलती जलवायु का दबाव झेल रहा है। यहाँ लाखों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। जैसे जैसे मिट्टी कमजोर हुई और बारिश अनिश्चित होती गई, फसलें चौपट हुई और भूख बढ़ती गई। जब जमीन बेजान होती है तो लोग पलायन करते हैं। बंजर होती जमीन परिवारों को मजबूर करती है कि वे बेहतर ठिकाने की तलाश में अपने घर छोड़ दें। इसलिए ग्रेट ग्रीन वॉल कभी सिर्फ पेड़ों के बारे में थी ही नहीं, यह भोजन, पानी, रोजगार और वही रुके रहने की एक वजह के बारे में थी। यहीं से मशहूर कहानी और असली कहानी अलग अलग रास्ते पकड़ लेती हैं। अपने नाम के बावजूद ग्रेट ग्रीन वॉल पेड़ों की कोई एक अटूट कतार नहीं है। शुरुआत में योजनाकारों ने ठीक यही किया। रेत में पौधों की लंबी लंबी कतारें लगाईं। उनमें से कई पौधे मर गए। कुछ शुरुआती अभियानों में तो पेड़ों के बचने की दर सिर्फ 5 में से 1 जितनी कम रही। वैज्ञानिकों और स्थानीय किसानों ने एक कड़वा सबक सीखा। हर जगह एक ही तरीके से लगाई गई पेड़ों की सख्त दीवार बदलती बारिश वाली जमीन में टिक नहीं पाती। इसलिए यह परियोजना चुपचाप बदल गई। यह एक मोज़ेक बन गई, बहाली की छोटी छोटी परियोजनाओं का ऐसा जोड़ जहां हर हिस्सा अपने स्थानीय भूगोल के हिसाब से ढला था। कुछ जगहों पर समुदाय देसी और सूखा सहने वाले पेड़ लगाते हैं, तो कहीं किसान बस उस वनस्पति की हिफाजत करते हैं जो अपने आप उगाती है। नाइजर के कोलों में किसान अर्धचंद्राकार गड्ढे खोदते हैं जिन्हें हाफ मून या जाई पिट कहते हैं। ये छोटे गड्ढे बारिश की दुर्लभ बूंदों को रोककर उन्हें उगते पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। यही इस अच्छी खबर का असली मर्म है। सबसे कारगर काम ऊपर से थोपी गई कोई विशाल दीवार नहीं है, बल्कि जमीन से उठे हजारों छोटे छोटे स्थानीय समाधान हैं। तो यह कितना आगे बढ़ी है? सच कहें तो उतना नहीं जितना सुर्खियां बताती हैं। मरुस्थलीकरण से लड़ने वाले संयुक्त राष्ट्र संगठन UNCCD के मुताबिक अब तक लगभग 1 करोड़ 80 लाख हेक्टेयर जमीन बहाल की जा चुकी है। यह सच्ची प्रगति है, पर 10 करोड़ हेक्टेयर के लक्ष्य से काफी पीछे है। संयुक्त राष्ट्र की एक समीक्षा में पाया गया कि यह पहल अपने लक्ष्य का 20% से भी कम हासिल कर पाई है और 1 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ करीब 3.5 लाख रोजगार ही बने। इसकी वजह कोई रहस्य नहीं है। पैसा धीरे धीरे आया और वादा की गई अधिकांश रकम उन समुदायों तक मुश्किल से पहुंची जो असल में काम कर रहे हैं। साहेल के कई हिस्सों में संघर्ष और असुरक्षा ने जमीनी परियोजनाओं को ठप कर दिया और 20 से ज्यादा भागीदार देशों के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल रहा है। कुछ आवाजें तीखी आलोचना भी करती रही हैं। शोधकर्ताओं और स्थानीय अधिकारियों ने सवाल उठाया है कि वादा किए गए अरबों डॉलर आखिर गए कहाँ। लैंड यूज पॉलिसी पत्रिका में छपे 2025 के एक अध्ययन ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि कहीं यह परियोजना एक हरित मृग तृष्णा तो नहीं बन गई। ये आलोचनाएं भी इसी कहानी का हिस्सा है और इन्हें नजरअंदाज करना बेईमानी होगी। फिर भी यह तस्वीर नाकामी की नहीं है। जहां जहां बहाली ने जड़ें जमाई हैं, वहां फायदे साफ नापे जा सकते हैं।
पेड़ और देसी वनस्पति मिट्टी को थामते हैं, कटाव घटाते हैं और भूजल के दोबारा भरने में मदद करते हैं। बहाल हुई जमीन पंछियों और कीड़ों को फिर से बसेरा देती है और सूखे के दौरान खेतों को ज्यादा मजबूत बनाती है। परिवारों के लिए सेहतमंद जमीन का मतलब है बेहतर फसल और पशुओं के लिए ज्यादा भरोसेमंद चारागाह। सेनेगल ने लाखों पेड़ लगाए हैं और बंजर जमीन के बड़े इलाके बहाल किए हैं। इथियोपिया ने बड़े पैमाने की बहाली परियोजनाओं के जरिए लाखों हेक्टेयर जमीन सुधारी है। नाइजीरिया, नाइजर और कुछ अन्य देशों ने भी टिकाऊ भूमि प्रबंधन को बढ़ाया है। जमीन पर काम कर रहे विशेषज्ञ एक साझा पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के क्रिस्टोफ बेसासिए ने बताया है कि नाइजर और बुर्किना फासो जैसी जगहों पर समुदाय आधारित बहाली एक ऐसा मॉडल है जिसे बड़े पैमाने पर फैलाया जा सकता है, भले ही वहां संघर्ष ने जीवन कठिन बना रखा हो। UNCCD में जिल आमादू वेद्राओगो बेहतर आंकड़ों की पैरवी करते रहे हैं ताकि हर देश हेक्टेयर दर हेक्टेयर अपनी प्रगति पर नजर रख सके। उनका साझा संदेश जोश भरा नहीं बल्कि धैर्य वाला है। यह तभी काम करता है जब स्थानीय समुदाय आगे बढ़कर नेतृत्व करें और जब दुनिया अपने वादे निभाए। शायद यही ग्रेट ग्रीन वॉल का सबसे अहम सबक है। जिनका सबसे ज्यादा दांव पर लगा है वही लोग यह काम कर रहे हैं और आमतौर पर बड़े, धीमे और जरूरी काम इसी शर्त पर पूरे होते हैं। तो नहीं, अफ्रीका पूरे महाद्वीप पर पेड़ों की कोई एक दीवार नहीं बना रहा। वह इससे कहीं कठिन और लंबे समय में कहीं ज्यादा उम्मीद भरा काम कर रहा है। वह एक जीवंत भूदृश्य को दोबारा गढ़ रहा है। एक समुदाय और एक फसल ऋतु एक बार में। 8000 किलोमीटर की बहाल जमीन किसी एक सरकार के बस की बात नहीं, पर फिर भी यह हमारी सदी की सबसे अहम कोशिशों में से एक हो सकती है। अगर इस कहानी ने ग्रेट ग्रीन वॉल को लेकर आपकी सोच बदली तो हमने ये एपिसोड इसीलिए बनाया। सबूतों पर आधारित, आपकी समझ का सम्मान करने वाले विज्ञान के लिए सिंप्लीफाइड फॉर यू को सब्सक्राइब करें। इसे उस किसी के साथ साझा करें जो आज भी इसे सचमुच की पेड़ों की दीवार समझता है। और कमेंट में बताइए और कौन से मशहूर तथ्य हैं जिनकी हम पड़ताल करें।